सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 9th का सोशल साइंस का कॉलोनियलिज्म का जो चैप्टर 10 जो हम लोग पढ़ रहे हैं, चैप्टर 10 का नेक्स्ट वीडियो। तो इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है, देखो, द कॉलोनियलिज्म ऑफ इंडोनेशिया बाय हॉलैंड। मतलब हम लोग इस पैराग्राफ में पढ़ने वाले हैं बेसिकली, और इस वीडियो में जानने वाले हैं कि किस तरीके से इंडोनेशिया कंट्री को जो है हॉलैंड, जो प्रेजेंट डेट में नीदरलैंड कहलाता है, ये नीदरलैंड ने किस तरीके से इंडोनेशिया को जो है अपना कॉलोनी जो है बनाया, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। The trading companies from European nations like France, England, and Holland joined the Portuguese in the highly profitable trade with the countries of Southeast Asia at the Far East। देखो, सबसे पहले एशिया में जो है या ईस्ट की तरफ अगर हम लोग बात करें, तो सबसे पहले 1498 में वास्को डी गामा मतलब पुर्तगीज लोग आए थे। लेकिन जब यूरोप के और भी कंट्रीज ने देखा कि किस तरीके से पुर्तगाली लोग इंडिया से या एशिया से ट्रेड करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं करके, तो उन्हीं के साथ कंपटीशन में कौन भिड़ गए, यूरोप के और भी कंट्रीज थे, जैसे फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्पेन हो गया। इस तरीके के बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज जो है पुर्तगीज के साथ जो है क्या हो गए, ऐड हो गए। मतलब उनके साथ नहीं आए, उनके अगेंस्ट में जो है या उनके साथ पैरेलली बिजनेस करने के लिए जो है ईस्ट एशिया की तरफ जो है क्या करने लगे, वो सब भी देखने लगे। मतलब पुर्तगीज लोग बहुत प्रॉफिट कमाते थे, यहाँ से सामानों को लेकर यूरोप में बेचते थे, तो अब वो भी चाहेंगे कि हम भी एशिया से प्रॉफिट कमाए करके। The Dutch succeeded in breaching the supremacy of Portuguese in Indian Ocean region, successfully establishing this colony in Southeast Asia। अब आपको पता होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो है पुर्तगीज लोग आए कब थे, 1498 में आए थे, और वो धीरे धीरे जो है क्या किए थे, जो इंडियन ओशन है उस इंडियन ओशन में पूरा का पूरा अपना कंट्रोल कर लिए थे कि कोई भी शिप अगर इसमें ट्रेड करने के लिए आएगी, या कोई भी कमर्शियल भी है, कमर्शियल हो या इंसान को लेके जाने वाला ट्रांसपोर्टेशन वाला शिप हो, जब तक पुर्तगीज आदमी से या पुर्तगीज नेवी से उनको परमिशन नहीं मिल जाता था, तब तक वो मूव नहीं करते थे। नहीं तो इन लोग क्या करते थे, उस शिप को डुबा देते थे। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उन्होंने जो है सुप्रीमेसी अपनी बना के रखी हुई थी पूरे इंडियन ओशन में। तो 1498 से लेकर 1602 तक, जब तक नीदरलैंड के लोग जब तक इंडिया की तरफ नहीं आए या एशिया की तरफ नहीं आए, तब तक 200 सालों तक जो है पूरा का पूरा जो है पुर्तगाल के लोग जो है इंडियन ओशन को कंट्रोल में करके रखे हुए थे। लेकिन 1602 में इनकी जो सुप्रीमेसी, इसको ब्रेक किया किसने, ये जो है आपके हॉलैंड के लोगों ने जो है ब्रेक किया। द पीपल लिविंग इन हॉलैंड आल्सो कॉल्ड नीदरलैंड्स were known as the Dutch because they spoke the Dutch language। ये जो हॉलैंड में रहने वाले जो लोग थे, जो कि आज के डेट में उसको नीदरलैंड बोलते हैं हम लोग, ये जो नीदरलैंड है, यहाँ के लोगों को पहले जो है क्या बोला जाता था, डच बोला जाता था। जैसे ब्रिटेन के लोगों को ब्रिटिशर्स बोला जाता था ना, अंग्रेज बोला जाता था, तो उसी तरीके से इनको क्या बोला जाता था, डच बोला जाता था, क्योंकि ये डच भाषा जो है क्या करते थे, बोलते थे। जैसे हम लोग हिंदी, इंग्लिश, छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ना, तो वैसे ये डच भाषा बोलते थे। The Dutch established the Dutch East India Company in 1602 to trade with Asia। और इन्होंने एक कंपनी स्थापित किया जिस कंपनी का नाम था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। The company had to wage many wars against the Portuguese to break their trade control। और ये जो हॉलैंड के जो लोग थे, जो डच कंपनी थी, इसको पुर्तगालियों के साथ जो है बहुत ज्यादा लड़ाई करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 200 सालों तक पूरा का पूरा जो पुर्तगाली लोग जो थे ना, वो पूरा का पूरा अपना कंट्रोल बना के यहाँ रखे हुए थे, तो उनका ट्रेड कंट्रोल को जो है ब्रेक करने के लिए इनको बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी। The Portuguese had their base in Malacca at the time। और उस समय जो पुर्तगाली लोग जो थे ना, पुर्तगाली लोगों का मेन कंट्रोल कहाँ पे था, मलक्का पे था। मलक्का क्या है, जैसे ये मान लो ये एक लैंड रूट है, मतलब ये किसी कंट्री का जमीन है, ये मान लो ये भी किसी कंट्री का जमीन है। ये जो बीच में छोटा सा जो जगह है ना, जहाँ पे सी रूट के जहाँ मतलब समुद्र है, इसी समुद्र के रास्ते से कोई जहाज जो है इंडोनेशिया तक पहुंच सकता था। तो इसी रास्ते पर कंट्रोल करके रखा हुआ था कौन, पुर्तगाली लोग जो है कंट्रोल करके रखे थे, जिसको हम लोग स्ट्रेट ऑफ मलक्का के नाम से भी जो है हम लोग जानते हैं, और उनके साथ लड़ाई किए थे। The Dutch eventually established their control over the part of the island of the Java in Indonesia। अब जो इंडोनेशिया है ना, वो बहुत सारे वहां पर छोटे छोटे आइलैंड है। तो सबसे पहले जब डच लोग जो है पुर्तगाली लोगों को मलक्का पर हराते हैं, उसके बाद ये जो है अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं, कहां पे, अपना कंट्रोल स्टैब्लिश करते हैं इंडोनेशिया के जावा आइलैंड में।
Their company tried to take over the entire spice trade in Indonesia to so that it could control prices in Europe and earn huge profit. और ये जो डच लोग थे, ये इनकी जो कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया डच कंपनी थी, वो धीरे धीरे क्या कोशिश करने लगी, ये करने लगी कि इंडोनेशिया का जो पूरा मसाले का जो व्यापार है इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया के मसाले के व्यापार को ये क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ताकि वो पूरा का पूरा क्या कर सके, इंडोनेशिया से सस्ते दामों में मसाला को लेकर जाए और यूरोप में उसको महंगे दामों में क्या कर सके, बेच सके। इस तरीके से पूरी प्लानिंग जो है लोग किए हुए थे। The Dutch had no intention of establish their rule in Indonesia. स्टार्टिंग में इंडोनेशिया में जो है कोई भी रूल करने के लिए ये लोग नहीं आए थे। मतलब डच लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पहले सोच के ये आए थे कि हम इंडोनेशिया से क्या करेंगे, व्यापार करेंगे, वहां का जो भी राजा है, जो भी कंट्रोल करने वाला रूलर है, उसके साथ हम कोई पंगा नहीं लेंगे, ये बस अपना ट्रेड करके खुश रहेंगे, ये सोच के आए थे। जावा वाज रूल्ड बाय मातरम डायनेस्टी इन द 17th सेंचुरी। उस समय जब 17th सेंचुरी में, मतलब 17th सेंचुरी मतलब 1600 वाला बात होता है ना, 100 साल आगे चलता है। जैसे अभी 21वीं सेंचुरी चल रही है, 21st सेंचुरी चल रही है, लेकिन हम बोलते हैं क्या है 2023, 2021, तो सेंचुरी हमेशा आगे का गिना जाता है। तो उस समय 17th सेंचुरी में इंडोनेशिया में जो कंट्रोल था वो मातरम डायनेस्टी का था, और इन्हीं मातरम डायनेस्टी के साथ इनका कॉन्फ्लिक्ट होना चालू हो जाएगा। The Sultan tried to oust the Dutch from their base but did not succeed. अब ये मातरम जो डायनेस्टी के जो राजा थे, वो कोशिश कर रहे थे कि डच लोगों को हराकर उनको इंडोनेशिया से क्या कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, लेकिन बहुत कोशिश की यहाँ के राजाओं ने, सुल्तानों ने, लेकिन डच लोगों को नहीं हरा पाए। द आइलैंड वॉज दस अंडर डुअल कंट्रोल, और इसी कारण से वो जो आइलैंड था वो अब दो लोगों के कंट्रोल में था। Some parts under the control of Dutch and the rest under the control of the Sultan. जावा आइलैंड का कुछ हिस्सा जो था वो डच लोगों के कंट्रोल में था, मतलब हॉलैंड के लोगों के कंट्रोल में था, और कुछ हिस्सा जो था वो वहां के मातरम डायनेस्टी के सुल्तान लोगों के कंट्रोल में था, मतलब डुअल पावर था वहां पे। The Sultan granted many concessions to the Dutch East India Company, including monopoly right to the spice trade. अब इनको मजबूरी में, किसको, जो मातरम डायनेस्टी के जो सुल्तान थे, इनको मजबूरी में डच लोगों को जो है क्या करनी पड़ी, बहुत सारी जो है रियायतें देनी पड़ी। रियायतें देने का मतलब क्या होता है, रियायतें देने का मतलब होता है कि उनको टैक्स नहीं लगेगा, आप सस्ते दामों में मसाला खरीद के मतलब आराम से इंडोनेशिया से ले जा सकते हो, आप आराम से जहां पर अपना बिजनेस फैलाना चाहो फैला सकते हो। इस तरीके के बहुत सारे कंसेशन जो है वहां के सुल्तान को जो है डच लोगों को देना पड़ा। The company put pressure on the local people to clear the forest and establish plantation to grow sugar canes and spices. अब इन लोगों को पॉलिटिकल राइट तो मिल गया सुल्तान के थ्रू, तो अब ये डच के लोग क्या करने लगे, इंडोनेशिया के जो लोकल लोग थे उन लोकल लोगों पर ये फोर्सफुली जो है क्या करने लगे, बोलने लगे कि आप जंगल को काटो और जंगल को काट काट कर वहां खेती करो। और किसकी खेती करनी है, शुगर केन की और स्पाइसेस की, मसालों की। It systematically developed the spices plantation to establish its monopoly on the spice trade by 1700. This gave the company total control of not just the trade but the cultivation of the spices as well. और धीरे धीरे इन्होंने पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली तरीकों से जो है इन्होंने क्या किया, जो है मसालों की खेती के लिए जो है अपना मोनोपोली जो है स्टैब्लिश कर लिया। मतलब वहां के लोगों को लालच देकर, मार पीट कर, जैसे भी करके जो उन्होंने पूरी तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से जो है पूरा का पूरा प्लांटेशन कर लिया। प्लांटेशन मतलब बागान लगवा दिया, किसका किसका, मसालों का, ठीक है। और वहां पर अपने हिसाब से अब जितना उगाना है, अपने हिसाब से वो पूरे का पूरे स्पाइसेस में जो है क्या करने लगे, प्रोडक्शन को कंट्रोल जो है वो करने लगे। In 1800, the Dutch monarch took over the government of Indonesia from the Dutch East India Company. अब देखो, जब ये डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये तो कुछ लोगों ने बनाई थी। जब इंडोनेशिया के मतलब इंडोनेशिया में हो रहे ट्रेड से जब पता चला किसको, जो नीदरलैंड का जो एक्चुअल गवर्नमेंट था, ये तो ट्रेड लोग थे ना, जो इंडोनेशिया में आए थे वो बिजनेसमैन लोग थे, वो एक कंपनी थी, जो कंपनी यहाँ कर कंट्रोल कर रही थी। सेम उसी तरीके से इंडिया में पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी वो पहले व्यापार करने के लिए आई थी, फिर बाद में यहाँ पे कंट्रोल कौन कर लिया, वहां के जो रानी थी उसने कंट्रोल कर लिया।
तो सेम हॉलैंड से जो कंपनी निकली थी वो पहले पूरे इंडोनेशिया को कंट्रोल कर रही थी, लेकिन देखा कि हॉलैंड के गवर्नमेंट ने देखा कि अरे यहाँ इंडोनेशिया से तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। तो अब उन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया से जो कंपनी जो आई, मतलब इंडोनेशिया पर जो डच कंपनी आई थी उसको वहां से रूल ओवर कर दिया और बोला कि अब से इंडोनेशिया पर हम कंट्रोल करेंगे। कौन? हॉलैंड का राजा या रानी जो भी रहा होगा। By 1830 डच रूल was established over the entire island of Java। और 1830 में जो है क्या हुआ कि पूरे के पूरे जावा आइलैंड पर जो है क्या हुआ कि वहां के हॉलैंड के राजा का या हॉलैंड के रूलर का वहां पे कंट्रोल हो गया। The peasant were compelled to grow coffee, rubber and spices and sell the product to the Dutch at low rates। अब ये यहाँ के जो जो लोग थे ना हॉलैंड के, वो हॉलैंड के लोग जो है इंडोनेशिया के लोगों पर दबाव डालने लगे कि अब आप जो है क्या करो, अब यहाँ पर आप कॉफी उगाओ, रबर उगाओ, मसालों की खेती करो और डच लोगों को सस्ते दामों में बेचो। The Dutch in turn sold the produce in the international market, earning huge profit। और डच लोग जो चाहते थे कि सस्ते दामों से यहाँ से मसाला खरीद कर उसको महंगे दामों में क्या करें, यूरोप में बेचे। Even the small peasant were forced to grow these crops in the place of cereals। मतलब इसके अलावा छोटे छोटे किसानों को भी मजबूरी में क्या करना पड़ा, ये सारे खेती जो है करवाया जाने लगा। As a result, Java faced a famine situation as good grain becomes scarce। अब देखो, जावा में पहले लोग चावल उगाते थे, अलग अलग सब्जियां, अलग अलग तरह के क्रॉप्स उगाते थे, लेकिन जब डच का कंट्रोल वहां पर बढ़ा तो उन्होंने पूरी तरीके से रबर, कॉफी, इस तरीके के सामान उगाने का आदेश दिया। तो इसके कारण से अब यहाँ के लोगों को खाने के लिए चावल वगैरह, गेहूं वगैरह जो चीज इनको चाहिए था, अब उसकी कमी पड़ने लग गई। The people rose in revolt, but their protests were put down with the force। This situation continued until 1870। अब देखो, अब यहाँ के लोग जो है अब क्या करने लगे, रिवोल्ट करने लगे कि आप हमारे जमीन पर जो है क्या कर रहे हो, हमसे जबरदस्ती जो है स्पाइसेस वगैरह का जो है क्या करवा रहे हो, क्रॉप प्रोडक्शन करवा रहे हो, जिसके कारण से हमें जो फूड ग्रेन्स चाहिए वो फूड ग्रेन्स हमें मिल ही नहीं रहे। लेकिन इनके रिवोल्ट्स को या इनके प्रोटेस्ट को जो है हॉलैंड के जो ऑफिसर्स थे, जो हॉलैंड के जो लोग थे, उन्होंने क्या किया, बड़े इजीली जो है इनको कंट्रोल कर लिया, दबा दिया। कब तक? 1870 तक। मतलब इस तरीके का सिचुएशन इंडोनेशिया में रहा कि जमीन उनके थी, काम करने वाले लोग उनके थे, लेकिन फिर भी उनको खाने के लिए जो चीजें चाहिए वो नहीं मिल रही थी, क्योंकि पूरा का पूरा कंट्रोल कर लिया था कौन? हॉलैंड के लोगों ने जो है कर लिया था। ठीक है, आगे देखते हैं। द प्लांटेशन इकोनॉमी। प्लांटेशन इकोनॉमी का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से इंडोनेशिया को पूरी तरीके से चाय, कॉफी, रबर, स्पाइसेस, इस तरीके की खेती के लिए किस तरीके से कन्वर्ट कर दिया गया, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। The Dutch invested a lot of capital in developing the plantation after 1870s। 1870 के बाद जो है हॉलैंड के लोगों ने जो है वहां पर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट किया ताकि वहां पर क्या किया जा सके, प्लांटेशन किया जा सके। They cleared thousands of acres of forest and grew monocrops, rubber, coffee, tea, pepper, sugarcane over vast trades। अब इन्होंने क्या किया, हजारों एकड़ जमीनों को कटवा दिया और हजारों एकड़ जमीन को कटवा कर जो है वहां पर छोटे टाइप के जो क्रॉप्स हैं, जैसे रबर हो गया, कॉफी हो गया, चाय हो गया, पेपर हो गया, सुगर केन हो गया, इस तरीके का खेती जो है वहां पर करवाने लगे। फैक्ट्रीज वर सेट अप ऑन द प्लांटेशन टू प्रोसेस द प्रोड्यूस। इसके अलावा ये सिर्फ यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं करवाते थे, बल्कि यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, इंडस्ट्री, फैक्ट्री वगैरह भी सेटअप कर दिया गया था, ताकि जो भी सामान यहाँ से उगे उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके इंटरनेशनल मार्केट में उसको क्या किया जा सके, प्रोडक्ट बनाकर बेचा जा सके। Hundreds of wage laborers work day and night on these plantation, living there with their family। और इन फैक्ट्रीज पर, इन जगहों पर जहां पर ये एग्रीकल्चर करवाते थे रबर वगैरह का, वहां पर पूरी के पूरी हजारों की फैमिलीज जो है यहाँ पर रहती थी और दिन रात उनके लिए क्या करती थी, काम करती थी। इसके बदले में उन्हें जो है क्या मिलता था, पैसा वगैरह जो है मिलता था। Many plantations were established on the other Indonesian island। The country soon became the main export of cocoa, tea, कॉफी, रबर, एटसेट्रा। अभी तक हमने जिस जगह का बात किया था वो जावा आइलैंड था, लेकिन धीरे धीरे इनको पता चलते गया कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो इन्होंने क्या किया, इंडोनेशिया में और भी जो आइलैंड है, उन आइलैंड पर भी अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करना चालू किया। और देखते देखते जो है इंडोनेशिया जो है इंटरनेशनल मार्केट में कोकोआ हो गया, चाय हो गया, कॉफी हो गया, रबर हो गया, इसका एक्सपोर्ट करने का एक बहुत बड़ा जगह जो है बन गया।
The plantation owners were mostly Europeans, but the workers were either local people or were bought from China and India. अब देखो, ये जो प्लांटेशन, जो फैक्ट्रीज थे या जो जमीनें थी जहां पर यूरोप के लोग मेन काम करवाते थे, यहाँ पे जो ऑफिसर्स जो थे, जो किसान के जो बड़े बड़े जो जमींदार थे या जो बड़े बड़े लोग थे, वो तो यूरोप के थे, लेकिन यहाँ पर काम करने वाले जो लोग थे वो या तो लोकल इंडोनेशिया के लोग थे या वो लोग थे जो इंडिया और चाइना से जिनको पकड़कर वहां पर काम करवाने के लिए ले जाया जाता था। Thus a heterogeneous society developed in the Indonesia। और इसी कारण से क्या हुआ कि इंडोनेशिया में एक हेट्रोजीनियस सोसाइटी बन गई। हेट्रोजीनियस सोसाइटी का मतलब होता है मिक्स्ड कल्चर को फॉलो करने वालों का सोसाइटी बन गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यूरोप के लोग थे, उसके अलावा लोकल इंडोनेशिया के लोग थे, फिर चाइना से लोग गए थे, इंडिया के लोग गए थे और भी आसपास के कंट्रीज के लोग गए थे, तो पूरा का पूरा वहां का कल्चर क्या हो गया, मिक्स हो गया। इसी को बोलते हैं हेट्रोजीनियस बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि किस तरीके से चाइना जो है वो कॉलोनी बना था, इसके बारे में जो है हम लोग डिस्कशन जो है करेंगे। ठीक है, तो इंडोनेशिया का आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से वहां पर हॉलैंड ने जो है क्या क्या था, कंट्रोल करके जो है रखा हुआ था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।